बाड़ा में जहां कल मिलिटेंटों के हमले में मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाला सीआरपीएफ अहलकार शहीद हुआ, वहीं पर आज हमहमा बडगाम में सीआरपीएफ की जानिब से उन्हें अलविदाई तकरीब का इनेकाद करके उसमें सीआरपीएफ के अहलकार भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया के ओहदेदारों ने भी शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर शमियाल कुमार के जज्द खाकी पर गुलपोशी भी की गई और उन्हें जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें आखिरी सलामी दी गई। प्रेम भाई इधर आ जाओ, माइक पकड़ो। टेक्निकली एविडेंस से और कुछ हमारे लोग वहाँ पर थे जिन्होंने आई विटनेस है, उन्होंने जाहिद को पहचाना है जो खुद बाइक से आए थे और पिस्टल से फायर किया था अंधाधुंध, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए। एक छोटा सा बच्चा भी, बहुत अफसोस उन लोगों को है कि उसमें वो मारे गए। हम लोग इस मिलिटेंट को बाय नेम एफआईआर लगा दिए हैं और इसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बिल्कुल सही है, फैक्चुअली बहुत करेक्ट है। ये 89 से त्राल को मिलिटेंट्स का एपी सेंटर माना जाता था। त्राल हो चाहे सोपुर हो चाहे सोपियन हो, त्राल एक ऐसा डिफिकल्ट एरिया ट्रेन है जहाँ मिलिटेंट्स हरदम रहा है और एचएम चूँकि पुराना तंजीम है और ये हर एक आउटफिट को ये शेल्टर देता है, तो एचएम का वहाँ सफाई होना हमारे लिए सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी बात है। और आगे हम लोग प्रयास करते हैं साउथ कश्मीर से भी सफाई करेंगे। और हम लोग नॉर्थ कश्मीर में ऑपरेशन शुरू कर दिए। जैसा कि आप देखे थे, सोपुर का 2 एलटी का लोकल मिलिटेंट मारा गया, लेकिन लोकल मिलिटेंट था लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट को उन्होंने किया था। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन साउथ में भी बाकी है, इनको पहले प्रायोरिटी पे करें। साउथ में नहीं, हिंटरलैंड में नहीं है, लेकिन जो अपर रीचेज है, कोकोना के ऊपर, त्राल के ऊपर, खिरू के ऊपर है, इस एरिया में एफटी का है प्रेजेंस है और करीब 29 एफटी है साउथ कश्मीर में। और नीचे आते ही हम लोग हमारे जो सोर्सेस है उसको खबर देंगे, हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे ऑपरेशन करके। ऐसी बात नहीं है, नॉर्थ कश्मीर में चूँकि मई के मंथ में फर्स्ट वीक में हमारे साइड से काफ़ी लॉसेस हुए थे, इसलिए परसेप्शन बन गया कि मिलिटेंट ज़्यादा हावी हो गया। ऐसी बात नहीं है, अभी भी नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट्स का नंबर कम है, लेकिन फिर भी जो भी कम है उसको हम लोग जल्दी न्यूट्रलाइज करें। एलटी जो है हरदम चेंज रहता है, क्योंकि लोकल मिलिटेंट्स ज़्यादा ट्रेंड होता है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्स, हमारे जवान, खासकर एसओजी के लड़के बहुत ट्रेंड है और लास्ट 25 ईयर से ही काम कर रहे हैं। हम लोग भी काफ़ी एक्सपर्टाइज इसमें हासिल कर दिए, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। मैटर करता है इन्फॉर्मेशन का, पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलते ही हम लोग इसको ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। इधर कोरोना बहरान के दौरान करतारपुर साहिब राहदारी सिख अकीदतमंदों के लिए 29 जून को दोबारा खोला जा सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात की इत्तला देते हुए एक ट्वीट किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि दुनिया भर में इबादत गाहें खुल चुकी हैं, ऐसे में पाकिस्तान सिख ज़ायरीन के करतारपुर साहिब राहदारी को दोबारा खोलने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद लिखा कि महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर 29 जून 2020 को करतारपुर राहदारी को फिर से खोलने के लिए हिंदुस्तानी फरीक को मालूमात दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं क्लास के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने राजधानी लखनऊ में लोक भवन में नताइज जारी किए। 10वीं और 12वीं क्लास के तलबा अपने रोल नंबर से नताइज देख सकते हैं। रिजल्ट के मुताबिक हाई स्कूल में 83.31% तलबा पास हुए हैं, जिसमें से 83.44% रेगुलर यानी मुस्तकिल तलबा और 65.03% प्राइवेट तलबा शामिल है। नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने बताया कि इस साल हाई स्कूल में 23,09,802 तलबा पास हुए हैं, जबकि 12वीं क्लास के यानी इंटरमीडिएट के 74.63% तलबा पास हुए हैं। 12वीं क्लास में अनुराग मलिक ने टॉप किया है रियासत भर में। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम तलबा व तालिबात को इसके लिए मुबारकबादी पेश की है। मैं खास तौर पर अपनी उन सभी बालिकाओं को जिन्होंने सम विषम परिस्थिति के बावजूद अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि कोविड-19 के बावजूद हाई स्कूल का परिणाम इस बार 83.31% रहा है और इंटरमीडिएट का परिणाम 74.53
6.3% रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति की ओर इशारा करता है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने कड़ी मेहनत से परीक्षा संपन्न कराने और फिर कोविड-19 के बावजूद लॉकडाउन आदि की बहुत सारी बंदिशें थीं, उस सब के बावजूद समय से जितने भी परीक्षार्थी थे उनकी परीक्षा की कॉपियों को चेक कराने और समय से इन सब को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके आज रिजल्ट को भी राज्य बोर्डों में, सबसे बड़े बोर्ड में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परिणाम घोषित किया है। मैं इसके लिए उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। एक बार सफलतम होने वाले सभी परीक्षार्थियों को, इंटरमीडिएट बोर्ड या हाई स्कूल बोर्ड के हों, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे निरंतर अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से उत्तर प्रदेश और देश को अपनी प्रतिभा का लाभ आने वाले समय में देंगे। हम जरूर ध्यान रखें कि 1 जुलाई से उन्हें मार्कशीट जरूर मिलेगी, लेकिन हम घर के बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने, फेस कवर जरूर रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। बहुत जल्दी सरकार आगे की कार्य योजना पर भी कार्य कर रही है कि आगे हमें कैसे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना है। इधर राजस्थान से होते हुए यूपी, हरियाणा और गुरुग्राम से होते हुए टिड्डियों का काफिला कौमी राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली में आज टिड्डियों के जत्थे को देखते हुए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है और सबसे पहले एयरपोर्ट के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ एटीसी ने तमाम पायलट को एहतियात बरतने की हिदायत जारी करते हुए लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए नई एडवाइजरी जारी की है ताकि टिड्डी की वजह से कोई बड़ा हादसा पेश न आए। इस वक्त दिल्ली सरकार में टिड्डी से बचाव के लिए हिकमत अमली पर एक इमरजेंसी मीटिंग भी चल रही है। मीटिंग 2 बजे तलब की गई थी, जिसमें डीएम की मौजूदगी की भी खबर है। तो इंतजामी सतह पर दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि इस टिड्डी से दिल्ली का कोई बड़ा नुकसान न हो। टिड्डी से अलग हटकर कोरोना वायरस की बात करेंगे, क्योंकि कौमी राजधानी दिल्ली समेत मुल्क भर में कोरोना वबा से हालात पूरी तरह से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हर रोज मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मौजूदा हालात के पेश नजर जहां कई रियासतों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, वहीं दिल्ली की तमाम स्कूलों को भी 31 जुलाई तक बंद रखा जाएगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा 18,552 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 5,08,000 से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद की कुल तादाद बढ़कर 5,08,953 हो गई है, जिसमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 18,552 नए केसेज भी शामिल हैं। ताहम पिछले 24 घंटों के दौरान इस बीमारी की वजह से 384 अफराद की मौत भी हुई है। गर्चे एक दिन पहले के मुकाबले में ये तादाद 23, इसमें तादाद में 23 कम है। इसके साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर मुल्की सतह पर 15,685 हो गई है। दूसरी जानिब इस बीमारी से निजात पाने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 10,224 यानी 24 घंटे में 10,244 लोग ठीक भी हुए हैं, मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें कुल मिलाकर अब 2,95,881 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, यानी करीब 3 लाख की तादाद पहुंचती दिखाई दे रही है। और इस वक्त मुल्क में 1,97,387 एक्टिव केसेस हैं, यानी करीब 2 लाख एक्टिव केस भी हिंदुस्तान में इस वक्त मौजूद है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जब दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ तो हमने आवाम से पूछा कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। आवाम ने कहा कि लॉकडाउन कब तक बढ़ाया जा सकता है, एक न एक दिन तो इसे खोलना ही पड़ेगा।
लिहाजा हमने फैसला किया कि अब कोरोना का मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि इसके बाद हिकमत अमली तैयार की गई और कोरोना से जंग के लिए 5 हथियार तैयार किए गए। क्या है 5 हथियार, केजरीवाल से सुनिए। तो निर्णय लिया गया कि कोरोना से लड़ेंगे, कोरोना से मिलकर सामना करेंगे, सारी दिल्ली के लोग मिलकर कोरोना का सामना करेंगे, कोरोना से युद्ध करेंगे। और तब ये पूरा प्लान बनाया गया और कोरोना से युद्ध में 5 हथियार तैयार किए गए। पहला हथियार, बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। हमने देखा कि लोगों को कोई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ रहा है, दूसरे से तीसरे में दौड़ रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स की बहुत कमी है। मेरे पास रात रात भर फोन आते थे, मैं रात रात भर जाग के लोगों के लिए बेड्स का इंतजाम करता था। पिछले कुछ दिनों से फोन आने बंद हो गए हैं। पिछले 1 महीने में हमने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर बेड्स का इंतजाम किया है। हमने सबसे पहला निर्णय लिया कि दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों में कम से कम 40% बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए। दूसरा बड़ा निर्णय लिया, दिल्ली के कुछ एक चंद बड़े अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पताल डिक्लेयर कर दिया गया। तीसरा बड़ा निर्णय लिया, हमने कई होटलों को अस्पतालों के साथ अटैच कर दिया। तो अस्पताल में 100 बेड हैं, लेकिन होटल में 200 बेड और लग गए, तो उस अस्पताल के 300 बेड हो गए एक तरह से। इस तरह से अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाई हमने। होटल नाराज हुए, होटल कोर्ट में गए, हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और कोर्ट में लड़ाई जीत गए और 3,500 बेड्स हम लोगों ने होटल के अंदर पिछले 1 महीने में हमने तैयार किए हैं। अब राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 2,000 बेड्स और तैयार हो चुके हैं। 10,000 बेड्स बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। बुराड़ी अस्पताल जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको टेम्पोरेरी बेसिस पे 450 बेड्स वहां तैयार कर दिए। तो पिछले 1 हफ्ते में पहला हथियार हमारा ये था, कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमारा पहला हथियार था कि बेड्स की संख्या बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा दी जाए। जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे। आज कोरोना के जितने बेड्स हैं, 13,500 बेड्स हैं दिल्ली में, जिसमें से 7,500 बेड खाली पड़े हैं, केवल 6,000 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। अभी बेड्स की फिलहाल कमी नहीं है, प्राइवेट में भी और सरकार में भी। लेकिन हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। अभी आगे का भी हम इंतजाम कर रहे हैं। और भी बेड्स खाली पड़े रहे बेड्स, लेकिन बाई चांस कल को कोरोना बढ़ गया तो उसकी तैयारी करनी है, इसलिए और भी खूब बेड्स का हम इंतजाम कर रहे हैं। कोरोना बहरान से मुतल्लिक परेशान करने वाली खबरों के अलावा अब एक अच्छी खबर भी आने लगी है। अच्छी खबर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग से निकल कर आई। क्या है अच्छी खबर, डॉक्टर हर्षवर्धन बता रहे हैं। लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर हैं। आने वाले समय में वो घर वापस लौटेंगे। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टालिटी फैटालिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। हमारा जो ये लॉकडाउन के पहले जो डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था, आज वो डबलिंग रेट 19 दिन के आसपास है। 85% हमारे देश में जो मरीज हैं वो 8 स्टेट्स से हैं और इसी प्रकार से जो अभी तक जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं उसका भी 87% वो।
उधर दुनिया में कोरोना इन्फेक्शन यानी कोविड-19 के बढ़ते असरात के दरमियान रूस ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन का टेस्ट इंसानों पर किया है और खुशखबरी यह है कि इसके इस्तेमाल से कोई मनफी असर देखने को नहीं मिला। खबरों के मुताबिक रूस की पहली कोरोना वैक्सीन का टेस्ट जिन 3 मरीजों पर किया गया, उन्होंने कहा कि उन पर किसी तरह का कोई गलत असर नहीं हुआ है और उनकी भूख और निजाम हाजमा में इससे काफी मुस्बत फर्क पड़ा है। इस बीच आलमी अदारे सेहत की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सोमिया स्वामीनाथन ने कहा है कि वैक्सीन पर काफी तेजी से काम हो रहा है और 200 वैक्सीन पर पूरी दुनिया में काम चल रहा है, जिनमें से 15 ह्यूमन ट्रायल के दौर में। In general, it takes 8 to 10 years for a vaccine from when the research begins to when it gets into people. We want to shorten that timeline to as short as possible. We're aiming for 12, maximum of 18 months, and that would be unprecedented and can only happen through a global collaboration between scientists, academics, small companies, larger companies, the big pharma industry, as well as member states, philanthropies, private and public sector, civil society, to make sure that we put in place everything that's needed to be able to test as many vaccine candidates as possible. And the good news is we have over 200 candidates at some stage of clinical development. About 15 of them are actually now in human clinical trials. So if we're able to accelerate that and at the same time set up manufacturing capacities, invest in scaling up manufacturing, because normally it's a step-by-step process. First you prove that a vaccine works, then you go in and invest in manufacturing, and that usually takes a couple more years to get enough doses. We don't have time to wait. So we have to invest in manufacturing in advance for many different types of vaccine candidates so that we can scale up to millions and billions of doses as soon as possible. And then very importantly is the equitable access. We can do the R&D, we can manufacture the doses, but if it doesn't get to the people who need them the most, then it's of no use. And obviously this virus has affected all countries, all populations, and therefore a vaccine, ideally and from an ethical standpoint, should also be available across the world, particularly to people who are at risk of mortality. We know that the frontline workers, that the elderly, that people who have other comorbidities and other vulnerable groups in different countries, we've seen clearly that there's a disproportionately higher risk of dying from this infection. And then we also want to ultimately stop transmission, and that's the only way to protect livelihoods. इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामले दीगर बड़े मुल्कों के मुकाबले में कम है और हिंदुस्तान इस वायरस के कहर को काबू करने में बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है। एक तकरीब से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सरकार ने हर कदम सही वक्त पर उठाए जिसकी जरूरत थी और नतीजा आपके सामने है। Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. India's recovery rate is rising. Any loss of life is unfortunate due to COVID or otherwise. However, India's death per million due to COVID is under 12. To place this in a context, the death rate in Italy is 574 per million. The figures in America, Britain, Spain, and France are also much higher than India. Lakhs of villages, home to 85 crore people, remain
almost untouched by coronavirus. Friends, a people-driven fight has given good results so far, but can we let our guard down? No, not at all. In fact, we have to be even more careful now. Wearing masks, social distancing, 2 गज की दूरी, avoiding crowded places, regular hand washing, these remains important. At the same time, we have to focus on economic growth and prosperity for 130 crore Indians. The wheels of trade and commerce have to move. Agriculture has to flourish. In the last few weeks, the government of India has addressed both short-term and long-term issues relating to the economy. हिंदुस्तान में एक तरफ कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ तेल की कीमतों में इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आवाम परेशान है कि इस मुश्किल हाल में क्या करें, जबकि उनके जेब में पैसे नहीं है और महंगाई है कि बढ़ती ही जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल तकसीम करने वाली कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में शनिचर के रोज पेट्रोल की कीमत 25 पैसे इजाफे के साथ 80 रुपये 38 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई, जो 27 अक्टूबर 2018 के बाद के आला सतह है। डीजल की कीमत भी 21 पैसे बढ़कर 80 रुपये 40 पैसे फी लीटर की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी। इस महीने 7 तारीख से तेल तकसीम करने वाली कंपनी ने दोनों ईंधनों के दाम बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपये 12 पैसे यानी 12.80% महंगा हुआ। मुसलसल 20 दिन में डीजल की कीमत 11 रुपये 1 पैसे यानी 15.87% बढ़ गई। इस बीच अपोजिशन पार्टियों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि तेल की कीमतों में कमी की जाए, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में एहतजाज मुजाहरा किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या अंदाज था एहतजाज मुजाहरे का, लेकिन कहना क्या है पार्टी के लीडरान का, अपोजिशन का इस महंगाई पर आप खुद सुनिए। नहीं चाहिए मोदी सरकार। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का रोष प्रकट करने के लिए हो रहा है। सरकार ने जिस ढंग से कोरोना के चलते हुए, महामारी के चलते हुए ये दूसरी विपत्ति जो है हम लोगों के ऊपर डालती है, इतना 80 का डीजल हो गया, उसको लेके ये चंडीगढ़ में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा समय देखिए कि ये आज कार की अर्थी निकाल के जगह जगह पूरे देश में कार की अर्थी निकलेंगी और आप ये देखिए कि कारों के लिए भी कब्रिस्तान बनाना पड़ जाएगा। ये हालत जो है हमारी सरकार ने कर दी है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बूथ लेवल पे भी ये प्रोग्राम होगा और ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ पैसे की बढ़ोतरी पे मुख्यमंत्री निवास से साइकिल से मंत्रालय तक जाया करते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शर्म नहीं आ रही है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम 80 और 90 के आसपास हो चुके हैं। केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। यही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह और स्मृति ईरानी ये महंगाई के उस समय में उछल उछल के गाना गाया करते थे कि महंगाई डायन मारे जाते, लेकिन आज पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो उस समय बोला करते थे कि जब अगर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 70-80 नहीं हो सकती, ये तो 35 रुपए मिल सकता। तो अब नरेंद्र मोदी जी, आपको शर्म नहीं आ रही कि 35 की जगह 80 और 90 क्यों मिल रहा है? आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलकर मेरे ख्याल से खेल खेल रहे हैं देश की जनता के साथ। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ ये महंगाई की मार रही है आम जनता को। त्राई त्राई माने हम आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने आए कि
पेट्रोल की डीजल की कीमतों में जो इजाफा किया गया उन्हें तत्काल वापस ले लिया जाए। 21 दिनों से रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कहीं महंगाई के गाने गाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनको शर्म करना चाहिए और देश की जनता को राहत दिलाना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ये तो सियासी लीडरान की बात थी और सियासी जमातों की बात थी, लेकिन आम आवाम जब पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो उनके सामने जब 80 से 90 रुपए के बीच में कीमत दिखाई जाती है और बताया जाता है कि 80 रुपए से ज्यादा है पेट्रोल की कीमत, तो फिर उन पर क्या गुजरती है, आम आवाम की जेब पर इसका क्या असर हो रहा है और आम आवाम जो इस महंगाई का सामना कर रही है उनकी क्या राय है, आप उनकी जबानी ही सुनिए। 30 दिन में कहीं 60 रुपए के करीब था, अब 10 रुपए ज़्यादा बढ़ गया रेट उसका, तो मार तो पड़ ही रही है हमारे पे। बजट पे पड़ा है, तो कहीं 4 लीटर पड़ा था, अब मैंने 300 का तेल डलवाया, अब पड़ा 3.88। उसमें बजट पे तो असर पड़ ही रहा है ना। हमें तो जो डेली की जरूरत है वो तो चलानी ही है। वैसे तो काम तो वैसे ही चल रहा है, बट जो हमारा बजट है वो तो टोटल खराब हो चुका है ना। तो हमारा पेट्रोल का सारे बजट बिगड़ गया। लगता है कि मतलब ये डेली जो एक साथ 20 पैसे कभी बढ़ रहे हैं, कभी 40 पैसे बढ़ रहे हैं, तो सरकार का कोई कंट्रोल होना चाहिए। हम तो कहते हैं इतना यहाँ एक बार ही बढ़ा दो, कितना बढ़ाना है या कम कर दो, फिर बढ़ाते बढ़ाते हर डेली बढ़ रहा है 10 20 30 ऐसे। पब्लिक का तो बुरा हाल है, हमारा खुद का बुरा हाल है, सारा बजट बिगड़ गया। आप 20 लाख करोड़ का पैकेज डाल देते हैं, 20 लाख करोड़ का आम आदमी पे क्या वो पर मिल रहा है। हम तो अपनी जेब से महंगाई के दौर में जब 50% इंसान की तनख्वाह कंपनी काट दे रही है, उसमें हम तब भी अपने दिहाड़ी मजदूर वाले या हम जैसे सर्विस क्लास वाले अपना घर चलाने के लिए पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा। बस में आप 20 सवारी से ऊपर भरने नहीं दे रहे हैं, तो कैसे जाएंगे हम लोग? काम पे तो जाना ही है ना। और खास तौर से केजरीवाल गवर्नमेंट, जो डीजल के रेट 72 रुपए यूपी में चल रहे हैं, दिल्ली के अंदर 80 रुपए रेट चल रहा है। वो किस चीज की फ्री बिजली, फ्री पानी? हम जैसे किराएदार जो रहने वाले लोग हैं, किराए पे रहने वाले, हम तो 8 रुपए यूनिट बिजली के दे रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? क्यों नहीं डलवा? पहले हम 250 रुपए का डलवाते थे, अब 100 रुपए का डलवा रहे हैं। जितने दिन काम पे जा रहे हैं उतने दिन का पेट्रोल डलवा रहे हैं। पहले ये होता था कि टंकी फुल करवा ली। क्यों नहीं असर पड़ता? असर तो हर एक चीज में पड़ता है। सर आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि शायद मेरे को साइकिल पे चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा कि स्कूटी पे मैं जा पाऊँ। अगर 80 रुपए लीटर में पेट्रोल रहेगा तो मैं कहाँ से स्कूटी पे चल पाऊंगा? भाई ये महंगाई तो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन सबकी कमर टूट रही है। दोपहर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल रहमत कलीम को इजाजत दीजिए और हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।